हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 8वीं के लिए पाठ नंबर 26 विराम चिन्ह करने जा रहे हैं। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, लेकिन एक बार इसको हम और कर लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। हम अपनी बातों को प्रभावी बनाने के लिए बातचीत करते समय बहुत से शब्दों पर रुककर बोलते हैं। इसी प्रकार मौखिक रूप में हम अपने भाषा में अपने हर प्रकार के भाव जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को बहुत आसानी से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन उसी भाव को लिखित रूप में प्रकट करना कठिन होता है। इसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं इसके लिए विराम चिन्हों की उत्पत्ति की गई है। विराम चिन्ह का प्रयोग केवल लिखित रूप में किया जाता है। मौखिक रूप में विराम चिन्हों का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह पूर्ण विराम। वाक्य में पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग हम करते हैं वो खड़ी रेखा के रूप में करते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, जैसे राम मेरा मित्र है। अल्प विराम वाक्य में जिस स्थान पर पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कोमा। जैसे पापा कल मेरे लिए पेन, किताब, पेंसिल, रबड़ लेकर आए, तो ये सारे बीच में अल्प विराम का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है अपना तीसरा अर्धविराम। अर्ध विराम का प्रयोग वाक्य में वहाँ किया जाता है जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है। जैसे हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं, यानी बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है अपना उपविराम। वाक्य में उपविराम का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने में, उदाहरण देने में व शीर्षकों में किया जाता है। जैसे शिक्षा सबका अधिकार है, बीच में उपविराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, लास्ट में क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट विस्मय आदि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा जिसे नफरत होती है इसको बोलते हैं, आदि के भाव तथा संबोधन करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, खाने में मजा आ गया। नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, कि इकहरा चिन्ह होता है और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। वाक्य में किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा चलो पढ़ते हैं, अब यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट योजक चिन्ह। वाक्य में दो शब्द को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सफर में चलते चलते थक गए, अब चलते चलते का योजक चिन्ह का बीच में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम चिन्ह की तरह ही किया जाता है। जैसे सही मिलान कीजिए, अब निर्देशक चिन्ह यानी थोड़ा सा योजक चिन्ह से थोड़ी ये लाइन होती है वो बड़ी होती है। विवरण चिन्ह। उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों को दो आधार पर इनको बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, जो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था। नेक्स्ट 11वां लाघव चिन्ह। वाक्य में शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, डॉक्टर को हमने आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है शॉर्ट देने के लिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट करने के लिए बी के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया और ए के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया। हंसपद। वाक्य में लिखते समय भूलवंश शब्द छूट जाने पर हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कल आ रहे, यानी बीच में जो छूट गया वो क्या रह गया, दिल्ली, तो बीच में हम क्या लिखेंगे ऊपर, दिल्ली। इस
जो हंस पद का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है अपना कोष्टक चिन्ह। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये पाठ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।